एक समय था जब सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू ने कहा, मैं सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना चाहता हूँ। एक समय था जब भारत का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट अकेला बंगाल देता था। एक समय था जब बंगाल का नाम आते ही टैगोर, विवेकानंद, सत्यजीत रे, नेताजी याद आते थे। और आज बंगाल का नाम आता है तो याद आता है एसएससी घोटाला, बेरोजगारी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली। देश में 4 लाख भिखारी हैं, 1 लाख अकेले बंगाल में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28 राज्यों में 27वें नंबर पर। ये सोनार बांग्ला की कहानी नहीं है, ये सोनार बांग्ला के पतन की कहानी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बंगाल की जिसने भारत को पहली महिला डॉक्टर दी, पहली महिला पायलट दी, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता जैसी क्रांतिकारी दी। लेकिन उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार ये कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सवाल ये है, 12% ग्लोबल जीडीपी वाला बंगाल आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में कैसे पहुंच गया? 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में था। एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेला बंगाल बनाता था। ढाका की मलमल क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक पहनती थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर ने लिखा, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के मुताबिक अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा 12% था। 1817 में हिंदू कॉलेज बना, एशिया का पहला मॉडर्न कॉलेज। 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी एशिया की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी। जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए, मार्कोनी से 2 साल पहले। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ काम किया। गॉड पार्टिकल का बोसन इन्हीं के नाम पर है। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस में 4थी रैंक लाई, फिर भी नौकरी छोड़ दी। कहीं के लिए? आजादी के लिए। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। जब यूपी बिहार में ये रिफॉर्म 100 साल बाद पहुंचे, बंगाल बदल चुका था। 1947 में बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट था। 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, सबकी फैक्ट्री यहाँ थी। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। 1951 में आईआईटी खड़गपुर, जो देश का पहला आईआईटी था। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो, पहला ट्रॉम, वो भी कोलकाता में। 1960 तक बंगाल डेवलप्ड स्टेट था। नेशनल जीडीपी में 10.5% कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर। फिर 1967 आया, भयानक फूड क्राइसिस, कांग्रेस हारी, 9 महीने में सरकार गिर गई। 1968 में अशोक कुमार अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने वेन्यू में घुसकर मारपीट की। ज्योति बसु का बयान आया, राइज ऑफ प्रोलेटरिएट अगेंस्ट बोर्जेसाइज। उसी दौर में आदित्य बिरला की गाड़ी राइटर्स बिल्डिंग के सामने रोकी गई, कपड़े फाड़े गए। वो 500 मीटर अंडरगारमेंट्स में चले, फ्लाइट पकड़ी, मुंबई गए, सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए, फिर कभी कोलकाता लौटकर नहीं आए। 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजोरिटी से आई, ज्योति बसु सीएम बने। यहीं से असली तबाही शुरू हुई। सीआईटीयू ने ऐसी संस्कृति बना दी, हर छोटी बात पर स्ट्राइक। 1980 में बंगाल में साल में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स। हिंदुस्तान मोटर्स बंद हुई, बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दी। नारा था, कंप्यूटर खावे ना लोग खावे। 1980 में जब पूरा इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कंप्यूटर बैन था। आईटी हब का ऑफर बंगाल को मिला था, कम्युनिस्ट सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। कैडर सिस्टम बना, हर गांव, पंचायत, राशन शॉप सीपीआईएम के कब्जे में था। 1977 से 2011 के बीच 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। एजुकेशन बर्बाद हुई। प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। रिजल्ट 2011 तक जीडीपी कंट्रीब्यूशन 10.5 से गिरकर 6.5%, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे।
तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर कर आई। उसने वादा किया, कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ूंगी, गरीबों की दीदी बनूंगी, सोनार बांग्ला बनाऊंगी। 1990 में हाजरा में उनके सिर पर लाठी मारी गई। 1 महीना हॉस्पिटल में रही, फिर भी नहीं टूटी। उन्होंने शपथ ली, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी, राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। 2006 में सिंगूर आया। किसानों को बिना मुआवजा उजाड़ा गया। ममता 21 दिन अनशन पर बैठी। नंदीग्राम में फायरिंग हुई। ममता मैदान में थी। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट उठाया और गुजरात ले गए। 2011 में 34 साल बाद CPIM हारी और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी। पूरा बंगाल मान रहा था कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। CPIM का जो कैडर था, जो बूथ पर वायलेंस करता था, कट मनी वसूलता था, वही लोग TMC में आ गए। बस लाल झंडे की जगह हरा झंडा था और सिस्टम वही था। PM आवास का पैसा आता तो लोकल नेता का हिस्सा फिक्स। मनरेगा की मजदूरी में से कट। घर बनाना है तो बालू सीमेंट उसी सिंडिकेट से खरीदो। और तानाशाही की पहली झलक सत्ता में आने के 1 साल में मिल गई। जादवपुर के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर एक कार्टून शेयर किया। 60 साल के प्रोफेसर को गिरफ्तार करवा दिया। लाइव टीवी पर माओवादी कह दिया। छात्रों ने पूछा कि आप तो अभिव्यक्ति की बात करती थी, तो जवाब मिला, तुम CPIM के एजेंट हो। फिर घोटाले शुरू हुए। शारदा पोंजी स्कैम में 17 लाख लोगों का पैसा डूबा। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। मालिक ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स लाखों में खरीदी। नारदा स्टिंग में 11 बड़े नेता कैमरे पर कैश लेते पकड़े गए। SSC रिक्रूटमेंट स्कैम में OMR शीट से छेड़छाड़ हुई। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ED रेड में 50 करोड़ कैश मिला। हाईकोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां रद्द कर दी। हर बार जवाब एक ही कि ये बीजेपी की साजिश है। सबसे दर्दनाक था महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली में TMC नेता शेख शाहजहां पर आरोप लगा कि सालों तक महिलाओं का यौन शोषण किया। जब मामला फूटा, शाहजहां 55 दिन फरार रहा। बंगाल पुलिस, जिसकी होम मिनिस्टर खुद ममता है, उसे ढूंढ नहीं पाई। फिर आरजेकर मेडिकल कॉलेज केस आया। 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। हॉस्पिटल ने पेरेंट्स को कहा कि सुसाइड किया है। क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। और ममता बनर्जी, जो खुद महिला हैं, खुद होम और हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गई और ममता ने खुद जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली। वो मुख्यमंत्री जो खुद होम मिनिस्टर है, वो अपनी ही सरकार से जस्टिस मांगने सड़क पर निकल पड़ी। एक बात माननी पड़ेगी, ममता ने 70 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई। कन्याश्री से ड्रॉप आउट कम हुआ। लक्ष्मी भंडार से हर महीने पैसे मिले। रूपश्री से शादी में मदद मिली। 2 रुपए किलो चावल मिला। लेकिन इस स्कीम्स से गरीबी मैनेज होती है, गरीबी खत्म नहीं होती। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु भागता रहा, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी नहीं है, फ्यूचर नहीं है। ममता बनर्जी वही बन गई जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थी। बंगाल जो कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज खुद किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जो उसे वापस उस मुकाम पर ले जाए जहाँ वो कभी था। ये कहानी सिर्फ ममता की नहीं है, ये उस पॉलिटिकल कल्चर की कहानी है जिसने आइडियोलॉजी के नाम पर एक पूरी जेनरेशन का भविष्य बर्बाद कर दिया। पहले कंप्यूटर नहीं आने दिया, फिर टाटा को भगा दिया और आज युवा को भगा रहे हैं। उम्मीद है कि बंगाल एक दिन फिर उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वह हमेशा से हकदार है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन सकता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।